नमस्कार भाई, मेंटोर जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो है हमारी मुलाकात कई दिन बाद हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है 7, जो कि पेपर हमारा हुआ है वो हुआ था 21 फरवरी 2024, 5 से 6 यानी थर्ड शिफ्ट का। इसमें जितने भी 20 सवाल हैं हूबहू बिल्कुल वो पेपर ही हमने लगाया है। इसमें एक भी सवाल अपनी तरफ से जो है हमने ऐड नहीं किया उसमें। जितने भी सवाल है सारे पेपर में आए हुए हैं, मतलब पेपर ही है तुम्हारे, ये 20 सवाल है उसके। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का हम जो है पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है जी, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? भाई हमारी जनसंख्या ही वो कितनी थी पहले? आप कहोगे भैया जनसंख्या थी हमारी पहले 62,500, 62,500, और वो कितनी होगी भाई फिर बढ़कर 75,000। तो वो होगी भाई 75,000। कितनी बड़ी? आप कहोगे भैया 62,500 से अगर 75,000 हुई तो 75,000 में से 62,500 घटा लेंगे जी हम। 75,000 में से जो है 62,500 घटाओ। जीरो जीरो, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गया 2 और 1, 12,500। यानी भैया 12,500 संख्या हमारी जो है बढ़ेगी। 12,500 संख्या बढ़ी, कितने पे बढ़ी भैया? 62,500 पे। तो 62,500, और परसेंटेज में वृद्धि पूछी है तो परसेंटेज के लिए क्या काम करेंगे हम भैया? 100 से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करोगे भैया? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 125 पंजे होता है 625, और 5 से जो कटेगा 5 दूनी 10 यानी 20%। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, Z1, Z2 और Z3 एक काम को 100 दिन, 50 दिन और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो आप कहोगे भैया तीनों ने जो है काम किया। काम कुछ हम ऐसा ले लेंगे जो तीनों से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी 100 से भी, 50 से भी और 75 से भी। चलो भाई, Z1 है, ये Z2 है, और ये Z3 है। तो भैया Z1, Z2 और Z3 है, तो Z1 जो करता है वो करता है भाई 100 दिनों में पूरा काम अकेला। Z2 करता है 50 दिनों में अकेला काम, और Z3 करता है भैया 75 दिनों में। तो काम ऐसा मान लेंगे, Z1, Z2 और Z3 तीनों से बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। बराबर का मतलब है कि रिमाइंडर ना बचे। तो ऐसी क्या संख्या है जो 100 से भी, 50 से भी, 75 से कटे? आप कहोगे भैया इनका एलसीएम या तो ले लो, या एलसीएम हमें पता है इनका एलसीएम आएगा भाई 300। एलसीएम जिस पे लेना ना आएगा वो ऐसे ले लेगा, 100, 50 और 75। जब इनका एलसीएम हम लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 20 बार, 5 से 10 बार और 5 से 15 बार। 5 से 15 बार, फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 पंजे 150 और 150, 5 पंजे 25 पंजे 125 और छिक्का 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 100, 50 और 75। एलसीएम आना चाहिए 300। 5 से 20 बार, 5 से 10 बार, 5 तिया 5, 15 पंजे 75, सही है ये भी। फिर 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक के 20 होएगा भाई। यहाँ हमसे थोड़ी क्या है मिस्टेक होगी हल्की सी। 5 से 4 बार, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 का ऐसे ही। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे होता भैया 300। यानी इसका जो एलसीएम आया वो आया भैया 300। यानी 300 एक संख्या ऐसी है जो 75 से भी, 100 से भी और 50 से भी बराबर डिवाइड हो जाएगी। तो आपने कहा भैया टोटल काम है हमारा कितना? 300। अगर एक Z1 आदमी 300 काम को 100 दिनों में करता तो एक दिन का कितना काम है उसका? आप कहोगे भैया 100 या 300, तो इसका एक दिन का काम है भैया 3। 50 से 300 जाएगा 6 बार, एक दिन का काम है इसका 6। और 75 से कितनी बार जाएगा भाई? 75 दूनी 150 यानी 4 बार, 75 चौक के 300। Z1 का एक दिन का काम 3,
Z2 का एक दिन का काम 6 और Z3 का एक दिन का काम है 4। उन्होंने कहा भैया तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, एक साथ शुरू कर रहे हैं मिलकर, लेकिन Z2 जो है काम पूरा होने से 15 दिन पहले चलागा। भाई एक बात बताओ, अगर Z2 काम शुरू होने से 15 दिन पहले जाएगा तो इसका मतलब क्या है, Z2 अपना 15 दिन का काम छोड़ के जाएगा, कुछ तो करके जाएगा, कितना कर गया उसका नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 15 दिन पहले काम छोड़ के चलागा। अगर 15 दिन पहले काम छोड़ के चला गया तो तुम क्या करोगे, इस तरह की कंडीशन में तुम सिर्फ एक काम करना, जो छोड़ के गया उसका उतने दिन का ही काम निकाल लो। Z2 का एक दिन का काम है भैया 6, अगर एक दिन का काम है 6 तो 15 दिन का काम कितना हो जाएगा भैया उसका, 15 छिक्का 90, यानी अब काम 300 न मान कर 390 मान लो। और काम अब क्या है, अब तीनों से करवाएंगे, 6 4 10 और 3 13, 13 3 39 और 0 30, यानी सारा काम जो है 30 दिनों में हो जाएगा। तुम कहोगे भैया तुमने जोड़ा क्यों, जोड़ा इस वजह से भाई, इनका एक एक दिन का काम दिया हुआ है, टोटल काम है 300, 300 काम अगर ये सारे करेंगे तब 3 काम 6 काम और 4 काम होएगा। अगर हम इस अकेले को लगाएंगे तो ये 100 दिन में करेगा, इस अकेले को लगाएंगे तो ये 50 दिन में करेगा, और इसे अकेले को लगाएंगे Z3 को तो 75 दिन में करेगा। लेकिन तीनों को हमने एक साथ मिक्स करा, लेकिन जैसे ही काम खत्म होने वाला हुआ उससे 15 दिन पहले जो है Z2 काम छोड़ के चलेगा। यानी Z2 ने कुछ दिन तक तो काम किया है, तो उसका जितना भी काम है ना वो 15 दिन का, उस काम को और ले लें, उसे कौन करेगा, उसे करेगा भैया Z1 और Z3। लेकिन भैया कितने दिन पहले छोड़ के गया इसका थोड़ी ना पता है, तो एक काम करो, इसका काम इसमें जोड़ के और सारों से काम करवा लो, पता चल जाएगा, टोटल काम जो है 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करो, ज्ञात करो भाई। यानी 350 रुपए जो है हमें मंथली ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है भैया, 350 रुपए मंथली ब्याज मिल रहा है, तो 7% हमारी दर है, तो ऐसा कौन सा धन है जिससे इतना ब्याज मिल जाएगा 350 रुपए पर महीने। तुम कहोगे भैया ब्याज जो लगता है वो लगता है मासिक, सॉरी वार्षिक, इसमें दे रखा है हमें मासिक, यानी ब्याज जो लगेगा वो लगेगा एक साल के लिए। तो तुम कहोगे भैया अगर 350 रुपए एक महीने का ब्याज है तो ब्याज हमारा साल भर का निकाल लेंगे हम। आप कहोगे भैया 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 0 0, 12 पंजे 60, हाथ से लगेंगे 6, 12 तिया 36 और 6 42। तुम कहोगे भैया 4200 रुपये जो है हमें पूरी साल में ब्याज मिला, एक ऐसा पैसा जिस पर हमने 7% से के हिसाब से पैसा दिया और साल भर में 4200 रुपये मिला। अगर साल भर में 4200 रुपये मिला तो तुम कहोगे भैया धनराशि क्या है। जब भी हमें धनराशि अगर नहीं दी गई हो तो एक्स वगैरह नहीं मानना, हमें मानना 100%, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, कितना भी प्रिंसिपल हो, लाख 2 लाख 10 लाख या 100 रुपये भी हो तो 100%। तुम कहोगे भैया प्रिंसिपल है हमारा कितना, 100%। और अगर एक साल के बारे में बात की है, ब्याज क्या होता है मैंने तुम्हें सारी क्लासों में बताता रहा हूँ, हमारा जो ब्याज होता है ना वो होता है रेट और इंटू टाइम, रेट और इंटू टाइम। तो तुम कहोगे भैया रेट है हमारा 7% और टाइम है हमारा एक साल, रेट है हमारा 7%, टाइम है एक साल, तो हमारा ब्याज हो जाएगा भैया 7%। ब्याज 7% हुआ क्या, नहीं, ब्याज हुआ हमारा 4200 रुपये। तो तुम कहोगे भैया 4200 रुपये क्या है ये, यानी भैया 4200 रुपये जो हैं ये कहीं ना कहीं 7% की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भैया 100%, तो 100% की इसमें क्या है मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 6 बार जाएगा, यानी 60,000 रुपये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, 60,000 रुपये ऑप्शन नंबर एक। यानी 60,000 रुपये को अगर मैं 7% पे दूं तो एक साल में जो ब्याज मिलेगा 4200 रुपये, यानी हर महीने जो ब्याज मिलेगा 3500 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तुम कहोगे भैया ना तो क्रय मूल्य दे रखा और ना विक्रय मूल्य दे रखा, अनुपात कैसे बता, चलो बताएंगे भाई। तुमने कहा जी एक तो होगा सीपी हमारा, एक होता है एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। जब कुछ भी चीज ना दे रखी हो तो तुमने बता रखी है मैंने भैया तो 36% की फ्रैक्शन बना लो, 36/100, 4 से कटेंगे से 4 नीम 36 और 4 से जाएगा वह 25 बार। अगर सीपी हमारा 25 है और 36% की हानि पे, यानी 25 की चीज हमने जो है 9 की हानि पे बेची है, तो कितने में बेची है भैया बताओ। तुम कहोगे भैया 16 रुपए में। भैया हमारी तो समझ में नहीं आई, नहीं आई तो एक और थोड़ा देसी तरीका आजमा लो, कैसे आजमाएंगे भैया।
या तो फ्रैक्शन से कर लो या आजमा लो ऐसा कि भैया अगर सीपी हमारा है भैया 100 रुपए, 100 रुपए की चीज 36 का हमने नुकसान उठाया, तो फिर तुमने कितने में बेच दी भैया बताओ, कितने में बेच दी? तुम कहोगे भैया 64 में। 36 का नुकसान तभी तो उठाएंगे, 64 में बिकेगी। काट लो इसे। जब 4 से काटेंगे भैया 25 बार, 4 से काटेंगे इसे 16 बार, यानी 25 रुपए की चीज हमने 16 रुपए में बेच दी। वही चीज मैंने फ्रैक्शन में बताई है आपको, 36%, 36/100, 4 नहीं 36 और 4 से 25 बार, 25 रुपए की चीज और 9 की नुकसान से हमने क्या है बेच दी, यानी 36 रुपए 25 रुपए की चीज हमने 9 के नुकसान यानी 16 रुपए में बेच दी। तो क्या पूछा है तुमसे? हमसे पूछा भैया क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना 25 और विक्रय मूल्य है 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो भाई, इसमें दे रखा है तो मैं इसमें पावर दे रखी, वो पावर हमने अपनी तरफ से लगाई है, मतलब पेपर में तो थी लेकिन इसमें टाइप नहीं हो पाई, वो मिस्टेक होगी उससे टाइपराइटर से। तो इसमें क्या है 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तुम कहोगे भैया 58 है हमारे पास 58 और इसकी पावर है भैया 29, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? देखो भाई अगर हमें कोई भी संख्या 5 से डिवाइड करनी है, उसके लास्ट में या तो 0 बचेगा या लास्ट में 5 बचेगा। वही संख्या हमारी क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसके लास्ट में क्या है 0, ये भी 5 से डिवाइड है, और इसके लास्ट में क्या है 5। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो संख्या सिर्फ 5 से कटेगी। बाकी क्या है संख्या जो हमारी 5 से नहीं कटेगी। तो तुम कहोगे भैया इसमें तो पावर ज्यादा दे रखी है, अगर पावर ज्यादा दे रखी है तो भी दिक्कत ना, हमें क्या करना है इस तरह के सवाल में जो हमें पावर दे रखी है ना उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। पावर है हमारी कितनी 29, पावर कितनी है भाई 29। तुम कहोगे भैया पावर है 29, अगर 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कर लो, अगर वैसे भी डायरेक्ट ना हो पाएगा ना, 29 को 4 से करेंगे 4 सत्ते 28, कितना बचा 1, यानी 29 जो है 4 से हमारा जो है 7 बार चला जाएगा। जितनी बार गया वो हमें ध्यान में नहीं रखना, हमें ध्यान में रखना है जो हमारा बचा। तुमने कहा जी 1 बचा, क्या बचा भैया 1 बचा। अगर 1 बचा है तो इसका मतलब ये है कि 4 सत्ते 28 बार हमारा जो है चलागा तो पावर बची 1। तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो 58 की पावर 1/5। 58 की पावर 1 का मतलब क्या है 58/5। मैंने क्या कही संख्या कौन कटेगी 5 से, या तो लास्ट में 0 या लास्ट में 5। तुमने क्या भैया लास्ट में 5 आएगा इसके कब, ये भी होगी संख्या 55, यानी 55 तक हमारी संख्या क्या है पूरी डिवाइड हो जाएगी। 55 के बाद कितना बचेगा 3, यानी अगर हम 58 को 5 से डिवाइड देंगे यानी 5 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25, डॉलर हो या रुपए हो पाउंड हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यूनिट की वैल्यू है 25, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल किया जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ। पर वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। इसका जो है सीपी है वो तुम कहोगे भैया सीपी है हमारा इसका कितना $25, यानी 25 रुपए की चीज जो है हमने 30% के छूट के साथ बेच दी। खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ। अच्छा ये वास्तविक मूल्य सीपी है, लेकिन इसमें क्या है एमपी कंसीडर कर रखा, उससे भी कोई दिक्कत ना है, सीपी ना मान के सब एमपी मान लो चलो, क्योंकि छूट की बात कर दी ना उसने। ये डिस्काउंट की बात की है, अगर छूट की बात करी तो फिर एमपी मानना पड़ेगा। मैं सोच रहा प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, इसमें क्या है सीपी है 25, यानी 25 रुपए की चीज हमने 30% के लॉस पे बेच दी। तुम कहोगे भैया अगर इसका एमपी होता 100% और भैया 30 की छूट देते तो हम कितने पे बेचते भैया 70 पे। इसे अगर मैं काट लूं तो 10 रुपए की चीज भैया तुमने क्या में बेच दी 7 रुपए में। 10 रुपए की चीज क्या रुपए में बेच दी भैया 7 रुपए में। तो तुमने 10 रुपए की चीज यानी 25 किसकी वैल्यू हुई भैया 10 की। सीपी हमारा अगर एमपी कितना है 10 तो उसे बेस कितने में दिया हमने 7 में। एमपी हमारा कितना भैया 25, यानी 10 की वैल्यू कितनी है 25 और बेचा कितने में हमने 7 में। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी भैया 7 की। जब इससे डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 कितने होते हैं भाई 17। 17.5 है ऑप्शन में, $17.5। दोबारा एक बार देख लो। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य 25, यानी उस पर लिख दिया 25 और उस पर छूट दी 30% की। 30% का मतलब अगर मैं उस पर 100 लिखूंगा तो उसे बेचूंगा कितने में 70 में। मैंने और छोटा करा, अगर 10 लिखूंगा तो बेचूंगा कितने में 7 में। तुमने कहा भैया 10 यू जो 25 दे रखा है किसकी वैल्यू है ये
भाई ये वैल्यू है हमारी 25 एमपी, तो एमपी कितना हमारा 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 25। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 25 है तो बेचने की पूछी उसने 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 17.5। अगला चलो भाई, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताओ। चलो भाई 8% की वृद्धि हुई पहले तो, 8% का मतलब होता भी 8/100, 4×2 = 8, 4 से 25 बार। तुमने की 25 ही पहले जनसंख्या 25 से बढ़ के कितनी होगी, यानी 2 की वृद्धि हुई तो 25 से संख्या बढ़ के होगी भैया 27। और दूसरे वर्ष में अच्छा पहले 5 वर्ष की है, 5 चलो दूसरे में हो जाएगी, 8 की है, पहले 5 की ले लो। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, 5×5 और 5 से 20 बार। जनसंख्या ही 20 और 20 से 1 की वृद्धि हुई होगी, कितनी संख्या भैया 21। यानी जनसंख्या हमारी पहले 20 से 21 हुई और फिर 25 से 27, कितने परसेंट बढ़ा, कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा, 25×2 = 50, 25×2 भैया 50, ये तो हो जाएगा इधर 500। जब 25 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भाई 500। और 27 की हमें 21 में करनी है, 21 और 27 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 7×1 = 7, 7×2 = 14, 147 और 21×2 आ जाएगा जी 42। 7, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 567। यानी अगर नगर की जनसंख्या 2 साल पहले 500 ही तो 2 साल बाद 567। तो तुम कहोगे भैया कितनी बढ़ गई जी, कितनी बढ़ी, तुम कहोगे भैया संख्या जो बढ़ी है हमारी, संख्या बढ़ी है भैया 67। कितने पे बढ़ी है 67 भैया 500 पे, और गुना क्या कर देंगे हम 100, 500 पे बढ़ी है ना, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से जाएगा कितनी बार, 5 ही एकम 5, कितना बचा 1, 5×3 = 15 और 520, 13.4, ऑप्शन नंबर सी। इसे काट तो लोगे भाई 13.4, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला चलो भाई, रूट में दिया हुआ है 0.0000081, इसका क्या मान बताना हमें, आंसर जो है रूट के बाहर दिया है। देखो रूट में क्या है, अगर जितने अंकों पर पॉइंट है ना उससे आधे पे पॉइंट लगाना हमें। तुमने कहा भैया 81 जो है किसका है, √81 किसका है, तुम कहोगे √81 भाई 9 का स्क्वायर रूट। अगर 9 का स्क्वायर रूट है तो भैया जाहिर सी बात है 9 तो आएगा ही आएगा, 9 क्या है जी आएगा ही आएगा। तो तुमने कहा भैया 9 तो आएगा, ठीक, रूट के बाहर करना है। कितने अंकों पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। अगर रूट के अंदर 6 अंकों पे पॉइंट है और रूट हटाएंगे तो आधे पा जाएगा, आधे का मतलब 3 अंक पे। तो 3 कैसे लगाएंगे भाई, एक तो ये होगा 2 3.0, जीरो से जो पॉइंट से पहले जीरो उसकी तो कोई वैल्यू ना है, तो तुम कहोगे भैया 0.009, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले पे चलो भाई, यदि 70,000 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी को 2 3 और बी सी को 4 5 हो, तो इसमें ए का हिस्सा कितना है। ए बी और बी सी दे रखे हैं भाई, लिखोगे 3 है, ए है, एक तो भाई हमारा क्या है ए बी और सी। जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से क्या है इसे हम लिखेंगे। पहले ए और बी सी तीन को बैच में बांटा जाता है, तो ए बी का हिस्सा दे रखा है 2 3। तो तुम कहोगे भैया ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। फिर दे रखा भाई बी और सी का, तो बी की वैल्यू बी के नीचे आएगी, तो बी की वैल्यू कितनी है भाई 4 और सी की वैल्यू कितनी है भाई 5। अब इस तरह का आएगा, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना तुम्हें, जो जगह खाली है उसे भरो। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसके सामने है खाली, तो यहाँ लिखोगे 4। इसके सामने 3 है, 3 के सामने खाली है तो यहाँ लिखोगे 3। अब इनका क्या रेशो ले लो, 4×2 = 8 और 3×4 = 12 और 5×3 = 15। ए का हिस्सा 8, बी का हिस्सा 12 और सी का हिस्सा 15। तीनों का टोटल मिला के हिस्सा कितना भैया, तुम कहोगे तीनों का टोटल मिला के हिस्सा है हमारा भैया 70,000। कितना भैया 70,000 है जी। अगर तीनों का 70 है हमारे हिसाब से, तीनों का कितना है 12 और 8 20 और 15 35,
भैया तीनों का हिस्सा है 35, यानी 35 यूनिट की वैल्यू 70,000। अगर 35 यूनिट की वैल्यू 70,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तुम कहोगे भैया 2,000। अगर मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो किसकी पूछे तुमसे? हमसे पूछे भी एक का हिस्सा है 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 और गुना 2,000। 8 और 2,000 मतलब 16,000 रुपये। एक का हिस्सा कितना उसमें? 16,000, यानी इस 70,000 में एक का हिस्सा भैया कितना है? 16,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दोनों कार जो है विपरीत दिशाओं में चल रही हैं भाई। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी? तो दो तरीके हैं। जैसे दो तरीके हैं, आप कहोगे पहले भैया एक कार को भगा लो इधर को और फिर दूसरी कार को भगा लो। पहला तरीका तो यूं है, या मैंने तुम्हें बताया है कि अगर हमारी डायरेक्शन अलग अलग हैं, डायरेक्शन क्या है? अलग अलग हैं, तो स्पीड को एक साथ क्या है? जोड़ लेंगे। देखो भाई जोड़ो कैसे? तुम कहोगे भैया एक कार जा रही 40 की स्पीड से, एक कार जा रही 50 की स्पीड से, एक इधर जाएगी और एक कार इधर जाएगी। तो तुम कहोगे भैया जो इन दोनों की स्पीड है, स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड जो हमारी है भैया वो हो जाएगी 40 और प्लस 50, यानी भैया स्पीड हमारी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर, यानी हर घंटे 50 इधर जाएगी 40 इधर, फिर 50 इधर 40 इधर, 50 इधर 40 इधर, यानी हर बार जो कार इनके बीच का डिफरेंस है, मतलब पहले घंटे में 50 और 40, एक घंटे में कितना डिफरेंस आया? 90, यानी उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 90 आ रहा है हर घंटे में। अगर हर घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, दूरी बन रही है उनके बीच में, तो 5 घंटे हैं, 9 पंजे 45, 450 किलोमीटर की दूरी क्या है? कवर कर जाएंगी। 450 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में जो है 450 किलोमीटर का गैप हो जाएगा, ये और ये इनके बीच में जो गैप बन जाएगा 450 किलोमीटर का भैया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। और जो तुम्हारा टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला, वो होता है भैया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। चलो जी रखो, 3 पाई की वैल्यू भैया 22/7। ये व्यास दे रखा भाई 21। व्यास, आर का मतलब त्रिज्या यानी रेडियस, व्यास का आधा होता है हमारा त्रिज्या। तुम कहोगे भैया 21/2 ले लो इसे, 21/2 और 21/2। 7 से इसे काटेंगे, 7 से 3 बार जाएगा और 2 से जाएगा 11 बार। तो तुम कहोगे भैया 3 तिया 9 और 11 नहीं 99। और तो कुछ कट नहीं रहा भाई, नहीं कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्या है इसमें हल्की सी कैलकुलेशन है बस। 11 तिया 33 थी 99 और गुना 21 और बटे 2। करो भाई 99 की 21 में, 2100 में से 99 घटा दो, कितना आएगा भाई? 2100 में से 99 घटा दिया हमने। चलो भाई कर ही लो, फिर तुम क्या होगा जी मन मन में ही करे जा रहे हो तुम तो, बस कुछ हमें भी बताओ। करो भाई, 9 ये कम 9 और 9 ये कम 9, 9 दूनी 18 एक, 9 दूनी 18 एक 19, 9 9 और 8 17, हासिल लगा एक। तुमने कहा 2079, भैया 2079 क्या है? इनका मल्टीप्लीकेशन और इसका आधा करना है, यानी 1039.5। इसमें जो है देखो हमारे कंप्यूटर जो वाले जो है भैया, इन्होंने इसमें मिस्टेक कर दी, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पे जो पॉइंट आएगा ये आएगा भैया यहाँ 139.9 आ रहा होगा, हाँ 139.9 या 5 4 जो भी है। तुम इसे काटोगे, 2 ये कम 2 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इधर दिखना रहा शायद, थोड़ा इधर कर लेते हैं भाई। तुम कहोगे भैया इसे जब हम 200, इसे काट लो यहाँ, 2 0 7 9, जब इसे हम भैया 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ये कम 2 0, 2 चौक 8 बचा एक, 2 नहीं 18, 2 पंजे 10, 149, 2 चौक 8 नहीं 2 तिया 6, 2 तिया 6।
2079, 2079 और बटे आएगा 2। 2 ये कम 2, 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो आएगा भैया 1034। एक सेकंड में इसे जो है करेक्ट कर लूँ उसमें कितना है, ओरिजिनल जो पेपर जो है हमारा उसमें कितना है ये। इसका ऑप्शन जो है गलत है, सवाल नंबर 11। 22 2 1039। काटने में मल्टीप्लाई में दिक्कत है कुछ? चलो मल्टीप्लाई भी देखेंगे तो हल्की सी इसका ऑप्शन जो है पॉइंटों में, एक तो पॉइंटों में दिक्कत है इसमें, पहले सवाल में जो इसका है उसमें दिक्कत है भैया तुम्हारे। इसमें जो ऑप्शन आएगा जो आ गया 1039.5 है, ये वाला ऑप्शन जो है 1000, ये आएगा भैया 1039.5। मल्टीप्लीकेशन में हल्की सी दिक्कत है शायद, इसे चेक कर लूंगा बस मैं अब। यू तो सही काट दिया ना हमने, 3 सत्ते 21 और 2 से 11 बार, 11 तिया 33, 33 तिया 99 और बचे में आएगा भी कितना 99, 11 तिया 33 तिया 99 गुणा 21 बटे में आएगा 2, 1 निम्मा 9, 1 निम्मा 9, 9 दूनी 18 1 और 9 दूनी 18 1 19, 9 9 और 8 17, यहाँ चल लगा 1 10, 2079 आ रहा है यार। 2079 बटे आएगा 2, 2 ये कम 2, 0, 2 तिया 6 और भैया 2 नीम 18, ऐसा आएगा ये। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है ना इधर? हाँ ये सही है। काटने में दिक्कत होगी भाई हमसे थोड़ा सा उसमें, तो इसका जो आंसर है वो भैया 1000। इसे मैं थोड़ा वाइट से ही कर दूं, वाइट वाले से कर दूं, इसे दिखाई ना दे रहा, इन पॉइंट में दिक्कत है भाई इसमें। इसका ऑप्शन डी लगा लो यहाँ थोड़ा सा, मतलब इस पे लिख लो यहाँ आंसर। इसका आंसर आएगा 1000 1039.5, ये है भैया इसका आंसर। थोड़ा सा हल्की सी हमसे मिस्टेक होगी और हल्की सी मिस्टेक जो हमारे भैया टाइपराइटर से भी हुई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे भाई। अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है, वह 8 दिनों में पूरा कर सकता है, काम का कितना भाग, ये पूछना चाह रहा। अमन एक दिन एक काम को 28 दिन में कर रहा, मान के चलो अमन एक दिन में एक काम कर रहा, कितना काम कर रहा है एक दिन में? एक। तो 28 दिन में कितना काम करेगा भाई? 1 गुना 28। जब कुछ नहीं दे रखा हो तो इसका काम कितना मान लेंगे? 1 यूनिट। अगर अमन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, 28 दिन में कितना काम करेगा? 28 यूनिट। तो तुम कहोगे भाई टोटल वर्क होगा जी 28। 28 दिनों में करता है। वह 8 दिन में कितना करेगा? अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 8। टोटल काम है 28 और एक दिन में काम कर रहे हैं कितना? 8। तो तुम बता दो 8 दिन में कितना काम करोगे? तुम कहोगे भाई 28 बटे 8 भाग 28 बटे 8। काट लो इसे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 बटे 7। उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में। टोटल काम ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये हो जाएगा मिस्टेक हल्की सी। तुमने कहा टोटल काम है हमारा कितना? 28। टोटल काम है भाई 28 और एक दिन में कितना काम करते हैं हम? एक। और अगर 8 दिन में काम करेंगे तो 8। टोटल काम है हमारा 28 और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हम? 8। तो कितना भाग हो जाएगा? तुम कहोगे भैया 8 बटे 28। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 2 बटे 7। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 20% हो तो विक्रय मूल्य बताओ। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होता है? या तो प्रॉफिट या लॉस। जैसे 100 रुपए है हमारा क्या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 129, तो इनके बीच का अंतर कितना भैया? 29 रुपए। तो क्या है 29 रुपए? या तो प्रॉफिट है या लॉस है, यानी अगर सीपी से ज्यादा बिका तो प्रॉफिट और सीपी से कम बिका तो लॉस। जैसे 100 और 80 है, इनके बीच का जो अंतर है कितना ले लूं मैं? 20। तो तुम मुझे आप बता दोगे कि 20 रुपए का जो अंतर है या तो प्रॉफिट होएगा 20 रुपए या 20 रुपए क्या होगा हमारा? लॉस होएगा। तो इस सवाल में क्या कर रखा भैया इन्होंने, उनका जो बीच का अंतर है कितना दे रखा भैया? 132। उन्होंने बोला भैया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। इनके बीच का जो अंतर है वो भैया कितना? 132 रुपए है। या तो 132 रुपए का प्रॉफिट होगा इस पर या 132 रुपए का लॉस। आगे चलो, लाभ प्रतिशत 20% है। अब पता चल गया हमें लाभ प्रतिशत जो है वो 20% है,
यानी चीज पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ भैया, भैया प्रॉफिट हुआ हमारा 20%। और वैसे प्रॉफिट हुआ कितना भैया, 132 रुपए का। भाई सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस 132, 132 डिफरेंस का मतलब या तो प्रॉफिट या लॉस। तुमने कहा भैया 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 132। सीपी अपने आप में कितना होता है भैया, 100%। अच्छा इसने क्या है वो पूछा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं पूछा भी। तो मैं अगर इनका रेशो लेना चाहूँ सीपी और एसपी का, तुम कहोगे भैया 20% की फ्रैक्शन बनाते हैं 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। प्रॉफिट है तो तुम कहोगे भैया 5 की चीज 6 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुआ भैया, 1 यूनिट का। तो तुम कहोगे भैया 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 132। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 132 है तो 6 यूनिट की कितनी है भैया, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 दूनी 12, 1 6 ती 18, 1 19, हासिल लगा 1, 6 एकम 6 1 7, 792 रुपए। यानी उसका जो है विक्रय मूल्य 792। तुमसे अगर इसका सीपी पूछे, भाई 792 में हमने कोई चीज बेची और 132 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो तुम कहोगे भैया इसमें से 132 घटा दो, हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो तुम कहोगे भैया 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। चलो भाई हमारी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। प्रथम 2 है, ये तो पहली 2 संख्या है, और ये वाली क्या है, अंतिम 3 संख्या है। प्रथम 2 और भैया अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है। यानी प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब कितना भैया, अगर ये 1 है तो ये 1.5 है ना, ऐसी तो है। अंतिम प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का 1.5 गुना है। अंतिम का अगर 1 है तो प्रथम का 1.5 है। तुम कहोगे भैया पॉइंट हटा के 0 ले लो, यानी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये क्या है भैया, ये है हमारा क्या, औसत। प्रथम 2 संख्याओं का अंतिम 3 संख्याओं का, हाँ प्रथम 2 संख्याओं का औसत 3 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 2 है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। अब भैया मुझे एक बात बताओ, 5 संख्याओं का औसत 36 है। अगर संख्या है हमारी 5, औसत है 36, तो उनका योग कितना, तुम कहोगे 5 गुना 36 उनका है क्या है, योग। 5 अंक 30 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180 क्या है उनका सम। मुझे एक बात बताओ, ये 3 संख्या शुरू की क्या कितनी संख्या है, ये 2 है और ये 3 है, ऐसे लिख लो, थोड़ा याद रहेगा, बार बार देखना पड़ रहा ना। ये प्रथम 2 संख्या है, ये अंतिम प्रथम 2, ये अंतिम 3 संख्या, ठीक। प्रथम 2 संख्या है और उनका औसत 3 है, तो उनका योग कितना कायदे में, तुम कहोगे 3 दूनी 6, यानी संख्याओं का औसत 3 और संख्या है 2, तो उनका योग होगा भैया 6। अंतिम 3 संख्या है, औसत है 2, औसत और गुणा संख्या अगर हम लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन 6, उनका योग कितना का भैया 6। यानी पहली संख्याओं का 2 है उनका भी योग 6 है, और अंतिम संख्या 3 है उनका भी योग 6 है। यानी सारी संख्याओं का योग कितना, तुम कहोगे 6 6 12। सारी संख्याओं का भैया योग कितना है, 12। अगर सारी संख्याओं का योग 12 है तो वैसे सारी संख्याओं का योग कितना है भैया, 180। 12 कम 12 और कितना बचा 6, 12 पंजे 60। 1 यूनिट की वैल्यू है भैया 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो तुमसे पूछा है तो प्रथम 2 संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना भैया 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 छिंग 72। नहीं है ऑप्शन तो गलत ना है, 1 सेकंड रुक जाओ बस। औसत 3 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 एकम 12 और 6, 12 पंजे 60, 15 है ना, हाँ और मैंने मल्टीप्लाई 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया 15, और वैसे हमारे यूनिट उनका योग कितना, 15 छिक्का 90 है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का जो सवाल है एक हमारा भैया पिछले वाले सेट में आया, मुझे याद आया, वो घर जाके मैंने जो वीडियो देखी तो उसमें एक सवाल है, वो सवाल मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया हो, तो उसका आंसर थोड़ा क्या है गलत करा दिया। या तो कल वाले सेट में या कोई से सेट में उस सवाल को मैं दोबारा कराऊंगा। सेम इसी तरह का सवाल है वो भी, मैंने क्या वो रेशो वापस में ले लिया उसका, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। वो मुझे याद आया है, अब घर जाके देखा मैंने, कई दिन में क्लास हुई है तो बता नहीं पाया। इस सवाल को दोबारा देख लेंगे हम, क्योंकि इसी तरह के सवाल में डाउट आ गया हो, मतलब डाउट क्या, सवाल रेशो उल्टा है उसका।
प्रथम पांच संख्याओं, सॉरी, पांच संख्याओं का औसत 36। अगर औसत 36 है तो सम कितना, तुम कहोगे भाई 5 गुना 36 180। पहली दो संख्याओं का जो औसत है अंतिम दो संख्याओं का औसत का 1.5 गुना। अगर अंतिम तीन संख्याओं का, अगर अंतिम तीन संख्याओं का औसत है 1, तो इनका आएगा भैया 1.5, पॉइंट हटाएंगे, इधर 10, इधर 3 और 2। प्रथम दो संख्याओं का जो योग औसत है वो कितना है 3। अंतिम तीन संख्याओं का जो औसत है वो है हमारा 2। भैया अगर संख्या है हमारी 2, औसत है 3, तो उनका सम कितना आएगा, 3 दूनी 6। संख्या है हमारी कितनी 3, औसत है उनका कितना 2, तो सम कितना हो जाएगा भैया 6। 6 इनका सम, 6 इनका सम, यानी टोटल संख्याओं का सम कितना आ रहा है 12। और वैसे सम कितना आ रहा है भैया 180। 12 यूनिट की वैल्यू 180, 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो हमसे इनका क्या पूछा है, सम। तो हमारा जो सम है, प्रथम दो संख्याओं का सम कितना भैया 6, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया 15, तो 15 छिक्का 90। तो शुरू की दो संख्याओं का सम कितना भैया 90। अगर मैं तुमसे लास्ट के 3 का पूछूं तो भी तुम कितना बताओगे भैया 90। क्यों, दोनों के रेशो 6 और 6 है। दूसरी बात क्यों, दोनों का सम भी कितना है, 5 की 5 का 180। अगर पहली दो का 90 है तो लास्ट की 3 का भी कितना होना चाहिए फिर 90। अगर रेशो पूछ लेता हूं उनके सम का, 90 90 यानी 1 1 रेशो। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूले चलिए मैं तुम्हें ऐसे ही समझा दूंगा हल्का सा कैसे, फिर तुम फॉर्मूले में याद रख लेना, ऐसा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है सिर्फ। इसने बोला प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत है। हम प्रथम 31 को छोड़ो, हम पहले की दो तीन संख्या लेंगे, जैसे 3 ली मैंने, 1 3 और 5। तुमने कहा भैया ये संख्या कितनी है भाई, संख्या जी आपने ले ली 3, तीनों विषम संख्या हैं, 1 3 5। अगर मैं इनका औसत निकालना चाहूं तो तुम कहोगे भैया संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या उनसे भाग करो। संख्या को हमने जोड़ा, 5 और 3 8 और 1 9। संख्या कितनी है भैया 9। संख्याओं का सम है 9 और संख्या कितनी है 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, संख्या आंसर है हमारा 3। थोड़ा और आगे चलेंगे हम, तुमने क्या संख्या ले लो, 1 3 5 7 9। कितनी संख्याएं भाई, 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है, जितनी हमें संख्या दी है उन्हें जोड़ो और जितनी संख्या है उतने से भाग करो। तुमने कहा 1 2 3 4 5, 5 संख्या है जी, चलो इन्हें जोड़ो। 9 और 1 10, 7 और 3 10, 20 और 5 ये आएगा भैया 25। टोटल सम है इनका 25 और 5 से डिवाइड करा तो संख्या कितनी आ गई, आंसर कितना आया 5। इससे क्या चेक करना है हमें, प्रथम तीन संख्या ही तो उनका औसत कितना आया 3। प्रथम 5 विषम संख्या ही, उनका औसत कितना आया 5। यानी कहने का मतलब ये है, विषम संख्या में सबसे आसान तरीका ये है, जितने भी विषम संख्याओं का औसत पूछा हो ना तो औसत ही उतना है। जैसे इसमें पूछा है उसने भैया प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत बताओ। भैया प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तुमने भैया अभी बताया विषम संख्या को, तो ये है जितनी विषम संख्या है उतना ही औसत है। अगर 31 संख्या है तो औसत भी 31 ही, तो करने की जरूरत ना है। अगला सवाल है, 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक में संयोजित और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 है, वह धनराशि कितनी है। इसे सबसे लास्ट में करेंगे आराम से, इस पर आ जाओ। 4m बराबर 5n बराबर 20c, m n c का मान बताओ। चलो भाई, 4m बराबर 5n और बराबर है 20c। 4m 5n बराबर 20c। तो हमसे क्या पूछा, एम एन सी का रेशो पूछा, एम एन और सी का रेशो तो हमसे क्या है पूछा है, एम एन सी का रेशो। जब भी इस तरह का सवाल आवे तो कुछ नहीं करना तुम्हें, जैसे 4 है 5 है और 20 है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तुमने कहा भैया 4 का 5 का 20 का एलसीएम आएगा 20, ठीक है जी। एलसीएम आएगा कितना हमारा भैया 20, एलसीएम आया जी 20। इस एलसीएम को क्या है 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 5 से डिवाइड करो 5 चौक 20, और 20 से डिवाइड करो 20 एकम 20, खत्म। 5 4 1 रेशो आएगा इसका, 5 4 1, ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या है करेक्ट आंसर है जी। अगला सवाल, चलो अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 है, यदि उस वस्तु पर 37.5% की छोड़ यानी छूट है, छोड़ दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ये छोड़ ना भाई, ये है छूट, इसे डिस्काउंट लिख लेंगे हम, डिस्काउंट यानी छूट।
छूट दी गई कितनी भैया? 37.5%। 37.5% की जो फ्रैक्शन है वो बनती है भैया 3/8। ठीक है जी, फ्रैक्शन किसी दिन लिखवा देंगे, या तुम्हें इतनी याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी, फ्रैक्शन तुम्हें पता होगी। 37.5% का क्या है? डिस्काउंट दिया, यानी 8 रुपए की अगर चीज है उस पर 3 का डिस्काउंट दिया। 37.5%। तुमने कहा जी यहाँ हो जाएगी छूट। 37.5%। 37.5% का मतलब आपने बताया भैया 3/8। अगर 8 रुपए की चीज है, उस पर 8 रुपए लिखा हुआ है, तो 3 का इस पर डिस्काउंट है। बेची कितने में आपने भैया? वो तुमने बेच दी भैया 5 रुपए में। एसपी कितना उसका भैया? 5। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 है भैया। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 है, और उस पर हमने 37.5% की अगर छूट दी, तो वस्तु कितने में बेच दी? तुम कहोगे भैया वस्तु का जो एमपी है तो तुमने 8 यूनिट मानना है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? तुम कहोगे भैया 8 यूनिट की वैल्यू 640। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 640/8। विक्रय मूल्य कितना है? 5। तो हमसे 5 की वैल्यू पूछी है। 8 से 8 बार जाएगा, यानी 80, और 8 पंजे 40, यानी भैया 400। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी है। ऑप्शन नंबर डी। 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं। कितनी मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी? एक घंटी है भाई, वो पहली जैसे हमने बजाई घंटी शुरू करी तो वो बज जाएगी 6 सेकंड में। पहली घंटी भैया 6 सेकंड में बजी। दूसरी घंटी फिर हमारी 8 सेकंड में बजेगी। तीसरी घंटी हमारी 9 सेकंड में बने बजेगी, और चौथी घंटी हमारी 10 सेकंड में क्या है? बजेगी। अगर तीनों घंटी एक साथ हमें बजानी है, कब बजेंगी? तुम कहोगे तीनों घंटी क्या है एक साथ जब बजेंगे, वे बजेंगे अपने एलसीएम पे। 6, 8, 9, 10 का एलसीएम ले लो भाई। 6, 8, 6, 8, 9 और 10, इनका क्या लेना भैया? एलसीएम। 6, 8, 9, 10। दो तिया 6, 2 चौक 8, 9 ऐसी, 2 पंजे 10। फिर 2 से लेंगे 3 ऐसी, 2 दूनी 4, 9 ऐसी, 5 ऐसी। 3 से काटो भाई, नहीं 2 से कटेगा भाई। 2 ये कम 2, 3 ऐसी, 9 ऐसे ही, 5 ऐसी। 3 से लो भाई अब। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 ऐसी। 5 तिया 15, 45, 45 दूनी 90, और 90 चौके 360, यानी भैया 360 सेकंड पे क्या है वे? एक साथ फिर बजेंगे वे 300। 360 सेकंड के बाद में भैया दोबारा बच जाएंगे 360 सेकंड। तो आंसर ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन दे रखा है किसमें? मिनट में। यानी 360 सेकंड में अगर दोबारा बजेंगी तो 360 सेकंड को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर लो भैया 60 से। इन्हें क्या है? मिनट बना लो। 0 की 0, 6 छंग 36, यानी अगली 6 मिनट में भी जो है एक बार फिर से बच जाएंगे भैया। सवाल नंबर हमारा जो है भैया, सवाल नंबर क्या हुआ है? यू 20। ये जो है टाइप नहीं हो पाया। टाइप क्या है भूल के शायद, ये मैंने अभी आके बनाया है। सवाल नंबर है हमारा भैया ये 20। पेपर में आए हुए सवाल है इसी सेट में, इसी वजह से क्या है ये टाइप मिस होगा, तो मैंने क्या है लिख दिया अपने आप। सवाल है भैया 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 6, फाइंड एलसीएम। यानी इनका सभी का क्या है? एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या होता है भाई? लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उस बात को छोड़ो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तुम सिर्फ सीधी सी बात को इसको समझो। जब भी इस तरह का सवाल आएगा सबसे पहले हमें क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा सा छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो तुम कहोगे भैया सबसे पहले इसमें दो, इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो ले लो जी। ले लिया, ठीक है जी। दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो हमने लिया। तो दो की पावर देखो कौन से मारी है ज्यादा है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो पावर ली हमने 2 की पावर 5। 3 इसमें भी है भैया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 3 की हाईएस्ट पावर देखो 3 है इसमें, पावर 2 है इसमें, पावर 6 है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 6। ऑप्शन नंबर पहला क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। तो उस सवाल पे आ जाओ भाई, कौन सा हमने जो छोड़ा है उस पर आ जाओ।
ये रहा भाई सवाल। इस सवाल में क्या है, 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 337.5। देखो इसमें क्या है, या तो 1 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है इसे भी हम अर्धवार्षिक मान लेंगे, क्योंकि 1 वर्ष के लिए इसने कि वार्षिक नहीं दे रखा, क्योंकि इसमें जो है ना ये दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो इसका मतलब है ये 2 बार काउंट होगा कौन सा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का फिर भी डिफरेंस होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज का भी और साधारण ब्याज का भी। तो तुम्हें जो है एक ट्री मेथड है जिससे मैं सवाल कराऊंगा, अब तो तुम्हें सिर्फ समझाना है, अब तुम पे वो आता है नहीं आता उस वो तुम्हारी सिरदर्दी है थोड़ी सी यार। तुम पता ना कौन से वाले मेथड से करो, मैं उसी मेथड से करूंगा, जब भी पूरा मैच बैच आएगा हमारा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज उसी एक ही मेथड पर डिपेंड करेंगे हम। तुमने कहा जी 30% वार्षिक दर से ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब क्या है, ब्याज 1 साल में 2 बार लगेगा। दर है हमारी 30% वार्षिक, यानी अगर मैं ब्याज पे पैसा दूं 30% वार्षिक दे रहा हूं, यानी 1 साल में 30% में तुमसे क्या लूंगा ब्याज, लेकिन ब्याज उसने बोला अर्धवार्षिक, यानी 30% दर तो वार्षिक है लेकिन ब्याज हर छठे महीने पे लूंगा मैं। अगर हर छठे महीने पे ब्याज लोगे तो फिर भैया दर भी तुम्हें हर छठे महीने के हिसाब से लेनी पड़ेगी, यानी साल भर में 2 बार ब्याज ले रहे हो तो दर भी उसकी हाफ करनी पड़ेगी। तुमने कहा दर भैया तुमने 30% रख रखी है, इसको घटा के क्या कर दो 15%। दर जो है हमने भैया क्या कर दी 15% कर दी। चलो जी ठीक है, अगर दर हमने 15% कर दी तो 15% का मतलब क्या होता है भैया, 15/100, 5×3 = 15 और 5×2 = 20, यानी 3/20। ब्याज जो हमारा लगेगा वो लगेगा पहली साल 3/20, दूसरी साल भी 3/20। तो तुम एक प्रिंसिपल ऐसा मान लेंगे हम, जो 3/20 से पूरी पूरी तरह कट जा। तुमने कहा भैया 3/20 से 2 बार काटना तो 20 की पावर 2 ले लो यानी 400। प्रिंसिपल मान के चलो 400 है, क्यों, क्योंकि भैया 400 को हमें कितने से काटना, तुम कहोगे 3/20 से। पहली बार भी काटना है फिर दूसरी बार काटना है, तो 400 ही 2 बार कट पाएगा। अगर मैं 20 ले लेता या 40 ले लेता तो फिर 2 बार नहीं कटता। तो तुम्हें इस तरह के सवाल में क्या करना है, जितनी बार भी ब्याज लगेगा उसी उसी दर की पावर उतना ही प्रिंसिपल मान लो। जैसे 3/20 है तो 20 की पावर 2 यानी 400, प्रिंसिपल मानना मैंने कितना 400। मैंने तुम्हें बताया पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, सभी में कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या है बराबर है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हर वर्ष क्या है बदलता है। पहली साल का साधारण ब्याज और पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है बराबर है। 3/20 का मतलब तुमने कहा जी अगर 400 रुपए हैं हमारे तो उस पर ब्याज लगेगा 3/20। 20 से 400 कटा के 20 बार 20×3 = 60। पहले साल का ब्याज कितना है 60, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज। दूसरी साल का भी साधारण ब्याज कितना भैया 60। लेकिन अगर मैं दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज लेना चाहूं तो तुम कहोगे भैया दूसरी साल का तुम्हारा क्या, पहली साल का साधारण ब्याज और पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो भैया रहेगा बराबर। अगर पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहली साल का साधारण ब्याज बराबर है तो चेंज कहाँ हुआ, चेंज होएगा भैया दूसरी साल में जाके। तो 60 रुपए पहली साल का साधारण ब्याज है और 60 ही रुपए पहली साल का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरी साल जो हमारा ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कब बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जब बनेगा जब भैया इस वाले ब्याज पे भी तुम ब्याज लगा दोगे तभी तो चक्रवृद्धि बनेगा। यानी जो हमारे 60 रुपए हैं इस पे भी 3/20 क्या है हमारा ब्याज लगेगा। 20×2 = 40, 20×60, यानी दूसरी साल जो ब्याज बैठेगा वो बैठेगा हमारा कितना 9। पहली साल का ब्याज 60 और दूसरी साल का ब्याज आएगा हमारा कितना 69। पहली साल का ब्याज है हमारा 60 और दूसरी साल का ब्याज है हमारा 69। पहली साल का जो 60 ब्याज है वो क्या है, वो तो चक्रवृद्धि ब्याज हो साधारण ब्याज हो, वो तो कितना आएगा भैया हमारा बराबर रहेगा। डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा कितने में भैया दूसरी साल में। अगर मैं दूसरी साल की बात करूं तुम कहोगे भैया दूसरी साल में अगर चक्र साधारण ब्याज लोगे तो वो कितना आएगा भैया 60 रुपए। और दूसरी साल में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे 60 रुपए और 9 रुपए यानी 69 रुपए। दूसरी साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो है 69 रुपए और दूसरी साल का जो साधारण ब्याज है वो है हमारा 60 रुपए। तो मुझे ये बता दो इनमें 2 साल में चेंज कितना आया, डिफरेंस कितना है। तुम कहोगे भैया डिफरेंस है 9 यूनिट का। डिफरेंस कितना भैया 9 यूनिट का। उन दोनों का जो अंतर है वो है भैया 9। और वैसे अंतर कितना भैया 337.5, यानी 9 यूनिट की वैल्यू भैया 337.5। धनराशि कितनी है, धनराशि मानिए भैया हमने कितनी 400, तो हमसे पूछा भैया 400 का
मान बताओ। तुमने कहा जी यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ जीरो ले लेंगे नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इसे 9 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो तुम कहोगे भैया 9 तिया 27, 27 और 6 33, यहाँ हो जाएगा कितना 6, 9 सत्ते 63, कितना बचा 4, 9 पंजे 45, कितना बचा भैया 40 और बचा इधर, यानी 375 को गुना करनी है हमें 40 से, या तो इस तरह से गुना कर लियो, या वरना तुम कहोगे जीरो की जीरो, 4 पंजे 20, 2, 4 सत्ते 28 है, 2 तो 30, 3 और 4 तिया 12 और 3, 12 और 3 15, यानी भैया प्रिंसिपल है हमारा 15,000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो चक्रवर्ती ब्याज वाला जो चैप्टर है ये इतना आसान नहीं है समझना। इसमें थोड़ा क्या है, सभी टीचर के अपने अलग अलग कंसेप्ट हैं। मेरा थोड़ा ये टीरी वाला मेथड है तो मैंने इससे बताया है, हो सकता है तुम्हारी समझ में ना आवे। आज वाला जो हमारा ये 20 के 20 क्वेश्चन है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कौन सा पेपर है हमारे ये हमारा पेपर था भैया 21 तारीख दूसरा महीना सन 2024 में, तीसरी शिफ्ट में पेपर हुआ है। कौन सी शिफ्ट में भैया, तीसरी शिफ्ट में। 20 के 20 क्वेश्चन हमारे क्या है, बिल्कुल पेपर है, हमने अपनी तरफ से कोई भी इसमें क्या है ऐड नहीं करा है क्वेश्चन। 20 के 20 क्वेश्चन आज कराए हैं। जैसा भी कुछ तुम्हारी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो अपने। बाकी जो है अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, ध्यान रखो अपना भाई।